कहते हैं लड़की की शादी एक बार हो जाए और डोली में बैठकर वो जब ससुराल जाए तो वहाँ से सीधे अर्थी में ही बाहर आती है। लेकिन क्या ये सही है? सारा दिन सोती रहती है। कहाँ है या बहू? बहू! जी माँ जी। जी माँ जी की बच्ची क्या कर रही थी? और तुझे कितनी बार बोला है सर पर आकर मत खड़ी हुआ कर सुबह सुबह। तेरा चेहरा देखो तो सारा दिन खराब हो जाता है। माँ जी वो झाड़ू पोछा बर्तन करके नहाने जा रही थी क्योंकि खाना बनाना है ना। तो कौन सा एहसान कर रही है? खाना तो बनाना ही होगा ना। तेरे बाप ने तो सर पर मर दिया। अरे कल से इतने बजे तक खाना बनकर तैयार ना हुआ ना तो निकल जाना इस घर से। बहू घड़ी की ओर देखती है। सुबह के 7 बजे होते हैं। तभी पति आ जाता है। घड़ी तो ऐसे घूर रही है जैसे मैडम का बिजनेस चल रहा हो। चाय कहाँ है? वो बस नहाकर किचन में जा रही हूँ, 10 मिनट में दे देती हूँ। आए हाय, 10 मिनट में ये नहा कर पूजा करके चाय भी बना लेगी। बहू सास की बात को अनसुना करके नहाने चली जाती है। आधे घंटे के बाद वो पति के लिए चाय लेकर आती है कि अब मैं नहाने जा रहा हूँ। पति गर्म चाय का प्याला बीवी पर फेंक देता है। बीवी जल जाती है। वो जोर जोर से दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। चुप कर, चुप, जा जाकर काम कर, खाना बना। वक्त पर चाय तो नहीं पी पाया मेरा बेटा, ऊपर से चिल्ला चिल्ला कर घर का माहौल खराब कर रही है। न जाने कहाँ से ये गवार आ गई मेरे घर में। बेचारी निधि क्या करती। सास के डर से जलन के दर्द को भी भूल कर घर के काम में लग जाती है। घर का काम करके जैसे ही वो कमरे में जाती है तो जले हाथ में फफोले निकल आते हैं। निधि दर्द से करा रही होती है कि अरे ओ करमचली, कहाँ है? मर तो नहीं गई? ना मरी हो तो एक गिलास पानी दे दे। माँ जी मैं दवाई लगा रही हूँ। लेकिन सास तक बहू की आवाज़ नहीं पहुँचती। बहू फफोले में दवाई लगा ही रही होती है कि सास का हाथ उस जख्म पर जोर से पड़ता है जिससे बहू की चीखें निकल जाती है। हाथ है, ये क्या लगा दिया मेरे हाथ में? हाथ लगने से बहू के जले फफोले फट जाते हैं। अंदर का मवाद सास के हाथ में लग जाता है जिससे सास गुस्सा हो जाती है। गंदी कहीं की, न जाने कैसे तेरे जैसे अनहाइजीन लड़की हमारे घर में आ गई। अब जा हाथ धोकर पानी ले आ मेरे लिए। माँ जी दर्द हो रहा है माँ जी। सास को बहू की बात पर जोर का गुस्सा आता है। वो गुस्से से इतनी पागल हो जाती है कि बहू पर पास रखा लोहे का रॉड सर पर मार देती है और बहू बेहोश हो जाती है। शाम को पति आता है। माँ निधि कहाँ है? बोलो उसे जूते उतारे, थक गया हूँ मैं। और कहा था ना कि गाड़ी की आवाज़ सुनकर पानी लेकर खड़ी रह जाया करे, लेकिन नहीं। अरे सो रही है महारानी। आज तो परेशान करके ही रख दिया तेरी बीवी ने। अरे माँ छोड़ाता हूँ उसे इसके मायके ही। कहाँ मायका? क्या मायका? भाई ने तो उसे अंदर लेने से मना कर दिया था। पिता रहा नहीं, भूखे नंगे परिवार की लड़की लेकर आएगा तो यही होगा ना। हाँ माँ ये भी है, अभी कमरे से बाहर खदेड़ता हूँ। पति कमरे में जाता है जहाँ निधि ज़मीन पर पड़ी होती है, सर से खून निकल रहा होता है। पति ये सब देखकर घबरा जाता है। वो निधि के पास जाता है। चलो शुक्र है मरी नहीं, पास के डॉक्टर को बुलाकर इलाज करवा देता हूँ। पति और सास डॉक्टर को बुलाकर बहू का इलाज करवाते हैं। बहू को किसी तरह होश आता है। सामने डॉक्टर खड़ा होता है। वैसे तो ये बहुएं होती ही है मार खाने लायक, सही है, लेकिन बहन जी कितनी बार समझाया है, इतने भी ज़ोर से ना मार दो कि मर ही जाए। वैसे मर जाए तो कोई परेशानी नहीं है, बहुएं तो मिल जाती है, लड़का आपका इतना काबिल है और आप इतनी अच्छी महिला है। पर ये पुलिस का जो चक्कर है ना, वो बहुत परेशान कर देता है। क्यों? डॉक्टर की बात सुनकर बहू रोने लगती है। अरे रो क्यों रही है? मरी नहीं है, बचा लिया डॉक्टर साहब ने तुझे। रो रो कर घर का सारा माहौल खराब कर रखा है। इस बार तो बच गई, पर ये रोने धोने का नाटक किया ना। अरे मत चुप हो जाओ, मैं डॉक्टर को छोड़ कर आता हूँ। सास भी कमरे में चली जाती है। बहू लेटे लेटे रो रही होती है। न सास अपनी न पति। लोगों की सोच भी ऐसी। फ्री की नौकरानी से अधिक की औकात नहीं होती है बहू की इस घर में। और फिर अगली सुबह, माँ तू ही दे दे आज की चाय, वो तो पता नहीं उठी भी नहीं अब तक। मैं दे दूँ? ऐसा कैसे मैं दे दूँ? ना जी ना, रुक अभी लाती हूँ।
उस 2 कौड़ी की नौकरानी को उठा कर आती हूँ। सास कमरे में जाती है लेकिन बहू कहीं नहीं होती। अरे कहाँ चली गई? बाथरूम में देख लूँ। लेकिन ये क्या, बहू वहाँ भी नहीं, पूरे घर में बहू नहीं। अब तो ये साफ हो गया कि बहू ससुराल से भाग गई है। दूसरी तरफ निधि, उस नर्क से तो निकल आई हूँ, लेकिन जाऊँगी कहाँ? मामा के घर चली जाती हूँ। कैसे बेटी की तरह प्यार करते थे, वो ज़रूर समझेंगे। निधि मामा के घर जाती है। फटे हालत में देखकर मामा परेशान हो जाते हैं। अरे क्या हो गया मेरी बच्ची को बेटा? निधि मामा के गले लग जाती है और सारी बात बताती है। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों सहती रही? ये क्या हाल बना दिया है उन लोगों ने तेरा? बेटा मैं अभी तक जिंदा हूँ तेरा मामा। मामा और निधि बात कर ही रहे होते हैं कि तभी मामी आ जाती है। सुनिए जी, ज़रा अंदर आना, बात करनी है। मामा मामी के साथ अंदर जाते हैं। क्या है? अपनी बेटियां क्या मर गई है जो ये बला भी गले पड़ रही है? कान खोल कर सुन लीजिए, इसे भगाओ यहाँ से, नहीं तो। अरे कैसी बात कर रही हो? मेरी बहन की निशानी है ये। वो तो चली गई, लेकिन निधि को देखना मेरा कर्तव्य है। अच्छा, तो मैं अपने मायके चली जाऊं, फिर पालना अपना कर्तव्य? बढ़िया आई, न जाने कैसी अभागन है जो माँ को खा गई और अब ससुराल से भाग गई। अरे धीरे बोलो, सुन लेगी वो। तो क्या? मामा मामी की बात नहीं सुनते हैं, लेकिन ये क्या, जैसे ही वो बाहर के कमरे में आते हैं तो निधि वहाँ नहीं थी। सुन लिया उस मासूम बच्ची ने तेरी बात, तभी निकल गई यहाँ से। हाँ तो अच्छा ही है ना। निधि मामा के घर से निकलकर रास्ते से जा रही होती है कि भूख के मारे उसे चक्कर आने लगता है। वो सोच लेती है कि वो भाई के घर जाएगी। वो वहाँ पहुँचती है। क्या बात है, यहाँ क्यों आई हो? भाभी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दे रही हूँ। वैसे क्या हो गया? तभी सामने निधि को भाई दिखता है। देख निधि, साफ बोले देता हूँ, ये घर मेरा है और मेरा ही रहेगा। माँ पापा ने बहुत पैसे दिए थे तेरे सास और पति को दहेज में, बाद में भी बहुत मांगा था उन लोगों ने, लेकिन अब मेरे पास सिर्फ ये घर ही है और ये मैं नहीं दूंगा, चाहे फिर वो लोग तुझे मार ही क्यों ना डाले। खाना खा रही निधि के कान में भाई के ये शब्द पड़ते हैं। वो खाना छोड़ देती है और जाने लगती है। अरे खाना तो खा ले, खाने से तो मना नहीं किया मैंने। भैया कुछ लेने नहीं आई थी, वहाँ सहा नहीं जा रहा था तो भाग कर आ गई थी, भूख लगी थी तो। लेकिन निधि चली जाती है। पीछे से उसे भाभी की आवाज़ आती है। भाग कर आई थी ससुराल से? हाय रे, भागी हुई है ये तो। निधि मन में सोचती है कि वो है भागी हुई तो क्या। अब वो फैसला कर लेती है कि उस नर्क में वो वापस नहीं जाएगी। वो कुछ सोचकर आगे बढ़ रही थी कि उसे एक वकील दिखती है। वो उसे सारी बात बता देती है। इतना पैसा देने के बाद भी तुम उस घर में नौकरानी की तरह रह रही थी। मैं दिलाऊंगी तुमको तुम्हारा हक, और तब तक के लिए तुम मेरे साथ रह सकती हो मेरे घर में। मैं काम पर जाती हूँ तो मेरे बच्चों को देखने के लिए कोई नहीं रहता। निधि उसका घर संभालती, जिसके बदले वो वकील उसका केस लड़ती, उसे खाना पीना और रहना देती। और फिर वो दिन भी आ जाता है जब निधि को उसके ससुराल का दिया सारा पैसा वापस मिल जाता है। तुम्हारी जीत हुई निधि, इतने पैसों का क्या करोगी? मैं इन पैसों में से थोड़े पैसों में अपना काम शुरू करूँगी, जिससे मेरी जीविका चल सके, मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूँ। और बचे हुए पैसों में से एक धर्मशाला खोलूँगी, जिसमें आप जैसे वकील उन बेटियों को कानूनी सलाह दे और मदद कर सके, जिनके दरवाजे मायके से सिर्फ इसलिए बंद हो जाते हैं क्योंकि वो ससुराल की ज़्यादतियों से तंग आकर ससुराल से भागी हुई बहुएं कहलाती हैं। वकील निधि को गले लगा लेती। शांति एक किन्नर होती है। रोज़ाना वो हनुमान मंदिर के पास से गुजरती। एक दिन उसे एक तूफानी बरसात की रात में मंदिर के चौखट पर एक टोकरी में एक नन्ही बच्ची रोती दिखाई देती है। हे भगवान, ये बच्ची यहाँ ऐसी इतनी तूफानी रात में कौन छोड़ गया होगा मंदिर में? नाना बेटी, बस 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 बस, रोते नहीं बेटा। शांति उस बच्ची को अपने घर ली जाती है। शांति एक सुनसान इलाके में रहती है, क्योंकि अगर वो आम लोगों के साथ रहने की कोशिश करती तो वो उसे चैन से रहने ही नहीं देते। आखिर वो एक किन्नर जो थी।
शांति बच्ची को नहलाती है और फिर उसे नए कपड़े पहनाकर चम्मच से दूध पिलाती है। कितनी प्यारी बच्ची है ये, कैसा जमाना आ गया है। इतनी फूल सी बच्ची को सरेआम छोड़ दिया, इतनी भीषण बारिश में मंदिर की चौखट पर। बहुत गलत किया। आजकल के लोगों के लिए लड़की सिर्फ बोझ बन गई है। निर्दयी मनहूस लोग। लेकिन अब मैं इस बच्ची को। शांति अपने आप से ये सारी बातें कर रही थी कि बच्ची अचानक से हंसने लगती है और शांति की साड़ी को अपनी छोटी नन्ही उंगलियों से पकड़ने की कोशिश करती है। बच्ची का प्यारा सा मुंह देखकर शांति के अंदर की ममता जाग उठती है और वो फैसला लेती है, नहीं नहीं, मैं इस मासूम सी नन्ही जान को यूं अपने आप से अलग नहीं होने दूंगी। मैं इसे पालूंगी, पोसूंगी, इसकी परवरिश करूंगी। जानती हूँ एक किन्नर ये नहीं कर सकती, लेकिन मैं इस समाज से, दुनिया वालों से डरूंगी नहीं। शांति बच्ची को पालती है और गोद ले लेती है और उसका नाम राधिका रखती है। शांति राधिका को पढ़ाती है, लिखाती है, उसकी हर छोटी से छोटी जरूरत को पूरा करती है और उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देती। राधिका के लिए सब कुछ इतना आसान नहीं होता। जब जब वो स्कूल में जाती, बाजार में जाती या गली मोहल्ले में खेलती, सब उसे चिढ़ाने लगते और कहते, अरे देखो देखो, ये वो शांति किन्नर की बेटी है। गोद लिया तो है, अब वो इस लड़की को भी किन्नर ही बना देगी। और नहीं तो क्या, ये भी ताली बजाएगी और इधर उधर घूमेगी। लोगों को पैसे मांग के परेशान करने के अलावा इन्हें और आता ही क्या है। ऐसा नहीं कि कोई नौकरी कर ले। छोटी राधिका को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखें नम हो जाती है। तभी वहां पर शांति आती है और वो गुस्से से उन औरतों को कहती है, ओ बहनों, क्यों मेरी बेटी को कुछ भी बोल रही हो? क्या बिगाड़ा है हमने आपका? आपसे पैसे मांगे, खाना मांगा या आपकी कोई चोरी की? हाँ, और आप क्या बोल रही हो? नौकरी? अरे हम आप सबसे पैसे मांगते हैं क्योंकि हमें कोई नौकरी नहीं देता। किन्नर है ना, इसलिए हकाल देते हैं हर जगह से। हमको भी अच्छा नहीं लगता दीदी, ताली बजा के पैसे मांगना। हर किन्नर चाहती है कि वो भी काम करे, आम लोगों की तरह और पैसे कमाए। लेकिन आप जैसे लोगों के कारण हम आम लोगों से अलग हो जाते हैं। अरे घिन आती है लोगों को हमें देखकर। क्यों? क्योंकि हम किन्नर हैं इसलिए? अरे लानत है आप पर, जो आपकी इतनी गंदी और घिनौनी सोच है। आइंदा से मेरी बेटी को कुछ भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शांति राधिका को वहां से घर ले जाती है और रात में शांति राधिका को अपने हाथों से खाना खिलाती है। राधिका बेटा, आपने अपना होमवर्क पूरा कर लिया ना? हाँ माई, लेकिन एक बात बताओ, हमसे सब लोग इतनी नफरत क्यों करते हैं माई? स्कूल में भी कोई मेरे पास नहीं आता बात करने। सब एक दूसरे के टिफ़िन शेयर करते हैं, लेकिन मेरा टिफ़िन मैं अकेले ही खाती हूँ। वो टिप्सी की मम्मी है ना, उसने बोला कि मुझसे बात करना बंद कर दे। पार्क में भी सब मुझसे दूर भागते हैं। राधिका की बातों को सुनकर शांति स्तब्ध और मौन रह जाती है। समय के साथ राधिका भी बड़ी हो जाती है और शांति बहुत मेहनत कर राधिका को अच्छी कॉलेज से पढ़ाती है और उसे अपने पैरों पर खड़ा करती है और काबिल बनाती है। लेकिन जीवन भर राधिका को एक किन्नर की बेटी होने के कारण बहुत सहना पड़ा। कोई उसके पास भी नहीं रहता और उसे खूब चिढ़ाता। उसे एक जगह पर नौकरी मिल जाती है और वो इसी खुशी में लड्डू लाती है। माई माई माई, मुझे नौकरी लग गई माई। ये लो, मुंह मीठा करो। रघुराम की मोतीचूर के लड्डू लाई हूँ मैं। आ करो आ। क्या? अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। राधिका बेटा, आज मेरा सपना पूरा हो गया। जुग जुग जियो, खूब तरक्की करो बेटा। हाँ माई, अब तुम ना हर जगह जाकर ताली मत बजाना। मैं ना एक बड़ा घर लूंगी जिसमें एसी भी होगा, सुंदर साड़ी और खूब गहने बनवाऊंगी माई। देखना, हमारे सारे सपने साकार होकर ही रहेंगे। हाँ राधिका बेटिया। राधिका अब नौकरी पे जाने लगती है, लेकिन वो किसी को ये नहीं बताती कि उसकी माँ एक किन्नर है।
राधिका को नौकरी की जगह पे मुकुल नाम के एक लड़के से प्यार हो जाता है और मुकुल को भी राधिका से प्यार हो जाता है। दोनों ऑफिस के बाद एक दूसरे को मिलते, कैफे, पार्क और मॉल्स में घूमने जाते। राधिका, आई रियली लव यू। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ मुकुल, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ओके, डन देन। मैं आज ही मेरे घर वालों से हमारे बारे में बात करता हूँ। मुकुल अपनी माँ राजेश्वरी, पिता गुलाबचंद और दादी शंकरी को ये सारी बात बताता है और वो सभी राधिका की तस्वीर देखकर शादी के लिए राजी हो जाते हैं। मुकुल चुपके से राधिका के घर का पता लगा लेता है और अगली रात आइसक्रीम लेकर छुपकर उसके घर की खिड़की के पास जाता है। राधिका को तो खबर भी नहीं कि मैंने उसके घर का पता ढूंढ लिया है और यह आइसक्रीम उसकी फेवरेट है। इसे और मुझे इस वक्त देखकर वो बहुत खुश हो जाएगी। लेकिन मुकुल खिड़की से सब देख लेता है कि राधिका की माँ शांति कोई और नहीं बल्कि किन्नर है। उसके हाथ से आइसक्रीम नीचे गिर जाती है और वो हैरान और भौंचक्का रह जाता है। ये तो वही किन्नर है जो फतेह चाचा की दुकान पर एक समय पे पैसे मांगने आती थी। इसका मतलब राधिका इनकी गोद ली हुई बेटी है। वो तुरंत घर की घंटी बजाता है। राधिका दरवाजा खोलती है और मुकुल गुस्से से उस पर बरस पड़ता है। इतना बड़ा धोखा! राधिका, तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि तुम्हारी माँ एक किन्नर है? मुकुल, वो मैं तुम्हें ये बात बताने ही वाली थी, लेकिन क्या राधिका? मुझे तुमसे कुछ कहना ही नहीं और ना तुमसे कुछ सुनना है। मुकुल गुस्से में वहां से चला जाता है। शांति खूब रोती है और अपने आप को इस सब के लिए दोषी मानती है। जब राधिका मुकुल के घर उसे समझाने जाती है तब, देख लड़की, हम ऐसी लड़की को अपनी बहू नहीं बनाना चाहते जो एक किन्नर की बेटी हो। तुम्हें चुनना होगा, या तो मुकुल या फिर वो तेरी किन्नर माँ। इन दोनों में से किसी एक को चुन और अपना अंतिम फैसला ले। जिंदगी भर तुम्हें अपनी किन्नर माँ के कारण खूब भला बुरा सुनने मिला होगा। क्या तुम्हें जीने का हक नहीं है? अरे वो एबनॉर्मल है, लेकिन तुम तो नॉर्मल हो ना, फिर तुम क्यों सहोगी ये सब? लड़के वाले राधिका को खूब भड़काते हैं और फिर वो शांति को छोड़ने का फैसला ले लेती है और अपना बोरिया बिस्तरा पैक करके निकल लेती है। जाते समय, राधिका, सच में तूने ये फैसला ले लिया है? एक आखिरी बार अपनी माँ से तो गले लग जा बेटा। नहीं, अब से मैं आपसे सारे नाते तोड़ रही हूँ माई। आप एक किन्नर हो और आपके किन्नर होने की वजह से मैं और दर्द नहीं सह सकती। मुझे एक फ्री और खुशहाल जिंदगी जीनी है, ना कि ऐसे तिल तिल करके मर मर के जीने वाली जिंदगी। उम्र भर तो आपने मेरे बारे में सोचा नहीं, अब मुझे तो अपने बारे में सोचने दो। राधिका घर छोड़कर चली जाती है और शांति उसके जाने के बाद पूरी तरह टूट जाती है। राधिका मुकुल से शादी कर लेती है और वो उसके साथ अपना नया जीवन शुरू करती है। फिर एक दिन जब वो मुकुल के साथ हनुमान मंदिर जाती है, तभी पंडित जी उसे देखकर पूछते हैं, बेटा राधिका, तेरी माई कहाँ है? देखी नहीं बहुत दिनों से। नहीं पता पंडित जी, और अब उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मतलब? राधिका पंडित जी को पूरी बात बताती है और सब कुछ जानने के बाद पंडित जी कहते हैं, राधिका बेटा, ये तूने बहुत गलत किया बेटा। तुझे पता भी है तेरी असली माँ वो तुझे तूफानी रात में इसी हनुमान मंदिर की चौखट पर छोड़कर चली गई थी। तू उनकी तीसरी बेटी थी इसलिए। फिर तेरी माँ शांति ने ना सिर्फ तुझे पाला पोसा, बल्कि तुझे पढ़ाने में, लिखाने में और न जाने किन किन चीज़ों में एक सही जीवन देने के लिए उसने कड़ी मेहनत की, बहुत संघर्ष किया। और तूने उसे बदले में क्या दिया? ये धोखा। पंडित जी की इन बातों को सुन राधिका की आंखें भर आती है और फिर क्या, वो तुरंत मुकुल को छोड़कर अपनी माई के पास भागती है और उसे गले लगाकर कहती है, मुझे माफ कर दो माई, मैंने आपको गलत समझा, लेकिन आज मैं गर्व से कहती हूँ कि हाँ, मैं एक किन्नर की बेटी हूँ। आई लव यू माई, आप दुनिया की सबसे बेस्ट माई हो, सबसे बेस्ट। इसके बाद राधिका मुकुल के साथ सारे रिश्ते तोड़ देती है
और अपनी माई शांति के साथ जीवन गुजारती है। महिमा एक किन्नर थी, लेकिन समाज सेवा में वो हमेशा आगे रहती। क्या रे महिमा, तुम क्यों सारा दिन ये लोगों को पानी पिलाती है, कभी खाना देती है? तू कमाती जितना है उतना तो लोगों के लिए लगा देती है। तो क्या करे, अपना कौन है दुनिया में जिसके लिए मैं ये बचाऊंगी रे। महिमा को हमेशा लगता कि काश कोई उसका अपना होता जिसके लिए वो जीती, लेकिन क्या करे, अब तो उसे इसी जीवन को लेकर आगे बढ़ना था। एक दिन एक बच्चा अपनी माँ से आइसक्रीम की जिद कर रहा था। नहीं माँ, मुझे ये चाहिए। मुझे खाना है मुझे। उसी बच्चे को बोलते बोलते खांसी भी आ जाती है। नहीं बेटा, मैं आपको अगले हफ्ते आइसक्रीम खिलाऊंगी जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, ठीक है ना मेरा राजू बेटा है तू। पर बच्चा जिद करने लगता है और जोर जोर से रोने लगता है। तुम मेरी मम्मा नहीं हो, गंदी मम्मा हो, तुम जाओ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। लेकिन बेटा तो जिद पर अड़ा रहता है। तभी महिमा किन्नर आ जाती है। बेटा, तेरी माँ तेरे को क्यों मना कर रही है, जानता है क्या? अरे तुम दूर रहो मेरे बेटे से। आप क्या बोल रही हैं, मुझे बताइए। बच्चा न जाने क्यों महिमा की ओर खींचा जाता है। देखो, जिसकी माँ होती है ना वो बहुत भाग्यशाली होता है। तुम्हें जुकाम है ना, रात भर जब तुम परेशान होते हो तो तुम्हारे साथ कौन जागता है? बच्चा महिमा किन्नर की बात सुनकर माँ की ओर देखता है। और फिर जब तुमको भूख लगती है तो कौन तुम्हें तुम्हारी मर्जी का खाना बना कर देता है? कौन है जो सुबह तुम्हारे लिए जगता है? कौन है जो तुम्हारे स्कूल से आने तक तुम्हारी राह देखता है बिना कुछ खाए पिए? बच्चा इमोशनल हो जाता है। मम्मा, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी भी आपको ऐसा नहीं बोलूंगा। आप ही मेरी सबसे प्यारी मॉम हो। माँ को बहुत अच्छा लगता है। वो महिमा किन्नर से कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये हमेशा ऐसे ही बिहेव करता है, लेकिन आज आपने इसे हमेशा के लिए ठीक कर दिया। वैसे आप तो किन्नर हैं, ये सब कैसे फील कर सकती हैं? वो क्या है ना, मेरे अंदर भी ममता है। मैं भी अपनी माँ को मिस करती हूँ। ये सब जो भी कभी मुझे नहीं मिला मैं किसी को देना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई बच्चा क्यों रहेगा? क्यों नहीं, आप किन्नर हैं तो क्या हुआ? एक बच्चे को समझने और समझाने की जो कला है वही आपको मातृत्व सुख से मिलवा सकती है। ये बोलकर वो औरत चली जाती है, लेकिन किन्नर महिमा सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये संभव है या नहीं। वो घर आ जाती है और पेंटिंग बनाने लगती है। महिमा को पेंटिंग का काफी शौक होता है। फिर अचानक उसके घर की घंटी बजती है। महिमा जैसे ही दरवाजा खोलती है, उसके दरवाजे में कोई प्यारी सी बच्ची छोड़ कर गया था। वो बच्ची जमीन पर पड़ी रो रही थी। महिमा इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो बच्ची को लेकर पुलिस स्टेशन जाती है। देखो ना साहब, कौन मेरे दरवाजे ये बच्चा छोड़कर चला गया? पुलिस वाला किन्नर को देखता है और जोर से डांटता है। झूठ बोलते शर्म नहीं आती? अरे तेरे घर पर कौन अपनी बच्ची छोड़ेगा? चुरा कर लाई होगी। रुक रुक, अभी तुझे डंडे लगाता हूँ। अरे कैसी बात करते हो साहब? चोरी की होती तो क्या पुलिस स्टेशन लाती, बेच ना देती? अच्छा, ज्यादा जुबान चला रही है। चल लेकर जा बच्चा, और जिसका है ना उसे वापस कर दे, समझी? किन्नर बेचारी बच्चा लेकर चली जाती है। 2-3 दिन वो ये सोचकर बच्चे का ध्यान रखती है कि जिसका होगा वो आकर ले जाएगा, लेकिन बच्चा किसी ने गलती से छोड़ा हो तब तो लेने आएगा ना। फिर दिन बीतते हैं। महिमा किन्नर के दूसरे साथी। देख महिमा, तू है किन्नर जो सारा दिन बच्ची को गले से लगाए रहती है ना। मत बोल, बड़ी होगी तो रोएगी कि उसकी माँ ने उसे कहाँ छोड़ दिया। वहीं छोटी सी बच्ची थोड़ी सी बड़ी होती है तो वो महिमा के पास माँ माँ करके जाती है। माँ, माँ मेरे साथ खेलो ना। महिमा बच्ची का चेहरा देखती है और सोचती है कि उसके नसीब को वो कोसेगी जब उसे ये समझ में आएगा कि उसे पालने वाली कोई और नहीं बल्कि किन्नर है। ये सोचकर वो बाहर निकल जाती है। रास्ते में खड़ी होकर वो रो रही होती है कि वही महिला वहां आ जाती है जिसके बच्चे को महिमा ने कभी माँ का इम्पोर्टेंस समझाया था। अरे आप कैसी हैं? पहचाना मुझे? मैं वही हूँ जिसके बच्चे को आपने। अभी उस औरत के शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि महिमा आंसू पोंछते हुए कहती है,
अरे कैसा है रे तेरा बच्चा? खुश तो रहता है ना तेरे से अब? अरे हाँ हाँ, बहुत खुश रहता है। उस दिन आपने बहुत अच्छे से बात समझाई थी, उसे याद है अब तक। महिमा को अच्छा लगता है। वो उसे शुक्रिया करके जा रही थी कि क्या हो गया, क्यों रो रही हैं आप? कोई तो बात है, मुझसे शेयर नहीं करेंगी? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं। आपने कभी मेरी समस्या दूर की, आज अगर मुझे मौका मिल रहा है तो मना मत करिए। महिमा किन्नर को भी जैसे अपनापन लगता है और वो अपने दिल की बात बोलना शुरू कर देती है। अब मैं क्या करूं? कैसे उस बच्ची को सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अपने साथ रखूं? बड़ी होकर वो कितना शर्म महसूस करेगी। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये कर सकती हैं कि उस बच्ची को किसी हॉस्टल में डाल दे, उसे पढ़ाए लिखाए, किसी लायक बनाए। हाँ ठीक बोलती है तू, अब मैं ऐसा ही करेगी। ये बोलकर किन्नर हंसने लगती है। चलो फिर इसी बात पर एक फोटो हो जाए। महिमा अपने फोन से दोनों की फोटो लेती है और चली जाती है। किन्नर को उसकी बात ठीक लगती है। वो उसे नैनीताल के एक हॉस्टल में डाल देती है। इधर एक दिन, हाय रे महिमा, तू तो इतनी मेहनत करती है, 2 रोटी खानी है और सारा दिन सारी शाम काम में लगी रहती है। पैर देख तेरे कैसे सूज गए हैं। क्या करेगी इतना पैसा कमाकर? अरे वो रिन्नी की फीस हर साल बढ़ रही है ना, फिर जानती है ना बड़े स्कूलों का कितना पंगा होता है। लेकिन अपनी सेहत का भी तो ध्यान रखा कर, तुझे कुछ हो गया तो भी इतना तो जमा कर ही लिया है कि उसे जीवन में कोई परेशानी ना हो। अब क्या था, रिन्नी की पढ़ाई के लिए महिमा किन्नर कड़ी मेहनत करती। वो रात में कब सोती, सुबह फिर कब काम पर जाती। उसे जीवन किसी मिशन सा लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ रिन्नी के स्कूल में, अरे रिनी, तेरे घर से कोई आता क्यों नहीं? बस फोन पर तेरी बात होती है। वो क्या है ना, मेरी माँ इंडिया में नहीं रहती और विदेश में जहाँ वो काम करती है वहाँ उसे छुट्टी ही नहीं मिलती। हाँ, पर कोई तो फोटो होनी चाहिए ना। तो एक काम कर, तेरी माँ से उनकी फोटो मंगवा ले, हम भी तो देखे तेरी माँ को। रिन्नी महिमा को फोन करती है। माँ मेरी सहेलियाँ ना आपकी फोटो देखना चाहती हैं। और सच कहूँ तो मैं भी आपको कभी नहीं देखा, प्लीज अपनी कोई फोटो भेज दो। महिमा एक बार तो सोचती है कि वो रिन्नी को सारी बात बता दे, लेकिन फिर हाँ क्यों नहीं, जरूर। तो बस माँ, मैं फोन रख रही हूँ, अब जल्दी से फोटो भेजिए। रिन्नी फोन रख देती है और किन्नर परेशान हो जाती है। वो परेशान होकर फोन देख ही रही होती है कि उसे अपनी और उस औरत की फोटो दिखती है जिसकी कभी उसने मदद की होती है। इस फोटो में खुद को एडिट करके रिन्नी को भेज देती हूँ। किन्नर अब अपनी फोटो को काटकर उस औरत की फोटो रिन्नी को भेज देती है। ओह वाओ, मेरी माँ कितनी सुंदर है। तभी तो मैं भी राजकुमारी से कम नहीं हूँ। किन्नर अब रिन्नी से रोज बात करती और फिर वो दिन भी आ जाता है जब रिन्नी की पढ़ाई पूरी हो जाती है और वो अपनी माँ से मिलने के लिए एक्साइटेड हो जाती है। माँ मैं आ रही हूँ, अब तो हम दोनों खूब घूमेंगे, खूब मजे करेंगे। अरे पर तेरे को तो दिल्ली जाने का है ना, वहाँ मैंने तेरा सारा इंतजाम किया है। IIT में तेरा इंटरव्यू है। रिन्नी रोने को हो जाती है। पर माँ मैं तो, लेकिन किन्नर महिमा उसे किसी भी तरह से दिल्ली जाने को राजी कर लेती है। फिर 4 साल बाद रिन्नी जब एक बड़ी कंपनी में एक बड़े ओहदे पर होती है तब, माँ तू बुजुर्ग हो गई है, तेरी आवाज में अब वो खनक नहीं रही। माँ तू मुझसे मिलती क्यों नहीं है, मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ। अरे नहीं रे, ऐसा कुछ नहीं, तू बिजी रहती है ना, तो मैं सोच रही थी कि देख माँ, मैं अब सब कुछ सोच चुकी हूँ। तू मेरे पास रहने नहीं आई तो मैं सब कुछ छोड़कर तेरे पास आ जाऊंगी। ना ना ना, ऐसा ना बोल बिटिया, मैं आ रही हूँ, टिकट देखती हूँ। अपना फ़ोन चेक कर माँ, दिल्ली की फ़्लाइट की टिकट तेरे फ़ोन पर आ गई है। कल की फ़्लाइट है, आ जाना। एयरपोर्ट पर कार आ जाएगी तुझे लेने, फिर ऑफिस के बाद मैं तुझे मिलूंगी। महिमा खुश हो जाती है। जीवन में पहली बार एरोप्लेन में जा रही होती है। वो दिल्ली पहुंचती है जहां कार वाला महिमा का प्लग बोर्ड हाथ में लेकर खड़ा होता है। वो कार से घर आती है कि महिमा का फ़ोन आता है। माँ खाना खा लेना, मैं शाम को आऊँगी। शाम होते होते रिन्नी के कई दोस्त आ जाते हैं और अंत में जब महिमा के सामने रिन्नी आती है तो, तुम कौन हो, मेरी माँ कहाँ है? महिमा रिन्नी को गले लगाती है और बचपन से आज तक की सारी कहानी सुना देती है। मैंने ये बात सिर्फ इसलिए छुपाई कि कहीं तुम
रिन्नी महिमा को जोर से धक्का देती है। झूठ झूठ बोल रही हो तुम, निकलो यहाँ से, अभी निकलो, जाओ। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? रिन्नी जो गुस्से में होती है, कहीं भी जाओ, मर जाओ, लेकिन जाओ यहाँ से। महिमा रिन्नी की हालत समझ सकती है, वो वहां से चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद रिन्नी, आज तुम जो कुछ भी हो महिमा के कारण हो, नहीं तो तुम्हारी माँ, उन्होंने तो तुम्हें पैदा होते ही छोड़ दिया था। अगर ये मेरी माँ होती या फिर जो कुछ इसने तुम्हारे लिए किया मेरे लिए करती, तो मैं इसे कभी ना छोड़ती। आज तुम जिंदा हो तो सिर्फ और सिर्फ इसे के कारण। अब रिन्नी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो जोर जोर से रोती हुई रास्ते पर निकल पड़ती है। महिमा को पागलों की तरह ढूंढ रही होती है कि उसकी नजर पास के पेड़ के नीचे पड़ती है जहाँ महिमा किन्नर रो रही थी। रिन्नी उसके पास जाकर उसके गले लग जाती है। माँ, मुझे माफ कर दे, घर चल माँ। नहीं बेटा, समाज में तुझे रहना है, मेरे साथ ये संभव नहीं। लोग क्या कहेंगे? मुझे जन्म देने वाली माँ ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन तूने मुझे वहां पहुंचा दिया जहां पहुंचने में बहुत पैसा, बहुत समय और बहुत बहुत प्यार लगता है। माँ, मैं तेरे प्यार को समझ नहीं पाई, मुझे माफ कर दे माँ। रिन्नी महिमा को घर लाती है और अब दोनों शान से साथ रहते हैं। अंकित और नेहा की नई नई शादी हुई थी, लेकिन अंकित कोई जॉब नहीं करता था, जिस वजह से दोनों में कई बार इस बात को लेकर लड़ाई भी हुआ करती थी। तुम पूरा दिन घर पर बैठे रहते हो, कुछ काम वाम का सोचा है या बस बैठे बैठे खाट तोड़ने का विचार है? मैंने अपने एक दोस्त से बात की है, वो आज शाम घर आने वाला है, तभी वो काम के बारे में भी बताएगा। कौन सा दोस्त आने वाला है? अरे वही राहुल। अच्छा, वो स्मार्ट वाला राहुल। पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तो कुछ तैयारी भी नहीं की। चलो मेरी हेल्प करो। नेहा राहुल को मन ही मन पसंद किया करती थी, लेकिन अंकित से शादी होने की वजह से कभी उसे कह नहीं पाई। नेहा जल्दी जल्दी घर को अच्छे से डेकोरेट कर देती है और अच्छे अच्छे पकवान भी बना देती है। शाम का वक्त हो जाता है और राहुल घर आता है। आओ राहुल आओ, ये तुम्हारा ही घर है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन भाभी जी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। इतने में हाथ में चाय लिए हुए नेहा किचन से आती है। लो आ गई तुम्हारी भाभी। भाभी जी नमस्ते। आप तो दिन ब दिन और खूबसूरत होती जा रही हैं। अरे आप भी कुछ भी कहते हैं। तीनों चाय पीते पीते बातें करने लगते हैं। तभी राहुल की नजर बार बार नेहा के ऊपर जाकर रुक रही थी। नेहा भी ये चीज महसूस कर पा रही थी। ऐसे में उसके दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि तभी राहुल बहाने से नेहा का हाथ पकड़ लेता है। क्यों भाभी, सही कहा ना? क्या सही कहा? अरे यही कि मैं अब से राहुल की कंपनी में ही जॉब कर लूंगा। अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए नेहा कहती है, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ देर बाद ही राहुल वहाँ से चला जाता है और अगले ही दिन से अंकित जॉब पर जाने लगता है। अब नेहा दिन के वक्त अकेली रहा करती थी। एक दिन ऐसे ही राहुल का फोन नेहा को आया। हेलो भाभी जी, क्या कर रही हैं? बस घर पर बोर हो रही हूँ। अरे मेरे होते हुए आप बोर कैसे हो सकती हैं? मैं अभी आता हूँ। नेहा राहुल की बात को मजाक में टालकर कॉल कट कर देती है, लेकिन कुछ देर बाद ही उसकी डोरबेल बजती है। डोर ओपन करने पर पता लगता है कि राहुल सच में नेहा के घर आ गया होता है। आप यहाँ? मुझे तो लगा आप मजाक कर रहे हैं। भाभी जी आपका हुक्म सर आंखों पर। आपसे अकेले मिलने का मौका कैसे छोड़ दूं? क्या मतलब? मतलब मेरे होते हुए आपको बोर कैसे होने दूं? इसके बाद दोनों हॉल में बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं। इस दौरान बातों बातों में राहुल कई बार नेहा का हाथ पकड़ लिया करता था। नेहा थोड़ा सहम सी गई, लेकिन फिर वो भी राहुल के साथ फ्रेंडली हो गई। थोड़ी देर में ही राहुल वहाँ से चला गया। ऐसे ही अंकित नाइट में बहुत लेट आया है और जाकर सीधा सो गया। अब अंकित रोज ऐसा करने लगा और अब धीरे धीरे नेहा भी अंकित से दूर होने लगी। इसका फायदा राहुल उठाने लगा। अगले दिन, हेलो भाभी जी, चलो आज कहीं बाहर चलते हैं घूमने के लिए। ओके चलो चलते हैं। वैसे भी तुम्हारी दोस्त को तो मेरी फिक्र ही कहाँ है, ना बात करते हैं ना ही ध्यान देते हैं, भूल ही गए हैं मुझे। मैं हूँ ना भाभी जी, मैं आप पर पूरा ध्यान दूंगा। आप बस रेडी हो जाओ, मैं आपको लेने आता हूँ। राहुल नेहा को रोज बाहर घुमाने लगा। नेहा भी राहुल के साथ खुश रहने लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच अफेयर हो गया, लेकिन नेहा को हमेशा इस बात का डर लगा रहता था
कि कहीं अंकित को इस बारे में पता लगा तो क्या होगा। ऐसे ही एक दिन अंकित नेहा को घूमने के लिए जाने को कहता है। नेहा बहाना बना देती है, मेरा सर दर्द हो रहा है तो आज मैं कहीं नहीं जा सकती, तुम्हें जाना है तो जाओ, घूम आओ। ठीक है, मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ, रात में देर हो जाएगी। ऐसा कहकर अंकित वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ नेहा से मिलने को राहुल उसके घर आ जाता है और अब राहुल नेहा को उसके साथ रिलेशन रखने के लिए मना लेता है और कहीं न कहीं अंकित के अजीब बर्ताव से परेशान होकर वो राहुल को हाँ कर देती है। अब इसी तरह से दोनों छुप छुप कर मिला करते थे। दोनों के अफेयर को अब 3 महीने हो गए थे। ऐसे ही एक दिन नेहा राहुल को कॉल करती है और कहती है, हेलो राहुल, जल्दी से घर आ जाओ, एक गुड न्यूज है तुम्हारे लिए। क्यों, क्या हुआ? क्या आज भी अंकित घर नहीं आने वाला? आओ तो पहले। राहुल नेहा के घर पहुंच जाता है। तब नेहा कहती है, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं अंकित को तलाक दे दूंगी। व्हाट? लेकिन क्यों, क्या हुआ? मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मैं अब अंकित के साथ नहीं रहना चाहती। देखो, हमें अपना अफेयर दुनिया से छुपा के रखना है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरे बच्चे की माँ? पागल हो क्या? ये बच्चा मेरा नहीं, अंकित का होगा। ये सुनते ही दोनों कुछ वक्त के लिए एकदम शांत हो जाते हैं और तभी राहुल जोरों से हंसते हुए कहता है, नहीं नहीं, ये मेरा नहीं है, तुम किसी और की गलती मेरे सर क्यों मढ़ रही हो? नहीं, मेरे और अंकित के बीच कई महीनों से कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ये बच्चा भी तुम्हारा है। राहुल, तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, तो ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता था। तो जो तुमने मेरे साथ किया वो सब क्या था? मुझसे पूछने से अच्छा ये सब तुम अपने पति से पूछो। इतने में वहाँ अंकित आ जाता है और नेहा भागते हुए अंकित के गले लग जाती है और उससे माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे सच्चे प्यार को नहीं पहचाना और उसकी सजा मुझे मिल गई। तुम्हारे दोस्त ने मेरे साथ। मुझे सब पता है। ये सुनकर नेहा शॉक हो जाती है कि अगर अंकित को सब पता था तो उसने बताया क्यों नहीं? क्या? तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? क्योंकि मैंने ही राहुल को तुम्हारे साथ अफेयर करने को कहा था, क्योंकि उसके बदले राहुल मुझे अच्छी जॉब दे रहा था। ये सुनने के बाद नेहा जमीन पर बैठकर बहुत रोती है। राहुल वहाँ से चला जाता है। अंकित नेहा को समझाता है लेकिन नेहा गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है।